नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल कैंपेन के पार्ट 26 के बारे में। इससे पहले मैं पार्ट 25 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड किया गया है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जो कि मेरे प्यारे दोस्त डीआरडीओ, इसरो, ओएफबी, बीएचएल, ओएनजीसी, सेल, डीएमआरसी, इसी तरह ऑल एनटीपीसी, इंडियन रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड आना चाहते हैं। दोस्तों, बने रहें टेक्निकल कैंपेन के साथ। यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो सॉल्व कराए जाएंगे विद नो मोर फैक्ट के साथ इन सभी परीक्षाओं के लिए। यदि आज आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, तो आज ही चैनल को ज्वाइन करिएगा और डे बाई डे अपनी स्किल को पोस्ट करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कैसे आपको चैनल में इस कैंपेन में इनरोल होना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है और किस तरह से आप डे बाई डे अपनी स्किल को पोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब पर, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन एंड सब्सक्राइब करना है, देन प्रेस करना है बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विद थ्योरी विद पिक्टोरियल व्यू के साथ में। जैसा मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक प्रिपरेशन, बेल, गेल, सेल, इसरो, डीआरडीओ, ओएफबी, आईयूसीएल, ओएनजीसी, इसी तरह आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम्स की अगर तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं बेस्ट कंटेंट पाना और बेस्ट कंटेंट के साथ सीखना चाहते हैं, तो टेक्निकल कैंपेन को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, जो कि हमारा सेफ्टी से है। द बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इफ इज वाई। अवॉइडिंग एक्सीडेंट को अवॉइड करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन पहला है डूइंग वर्क इन एंशिएंट वे, अपने एक एंशिएंट वे के साथ कार्य करना। डूइंग वर्क इन ऑन्स वे, अपने तरीके से काम करना। ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल्स टू जॉब, मशीन एंड वर्क प्लेस, जो सेफ्टी रूल हमें बताए गए हैं उनके साथ में और मशीन की सेफ्टी के साथ में वर्क प्लेस पर वो सारे इम्प्लीमेंट करने चाहिए। डी ऑप्शन है यूजिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट का प्रयोग करके। इसमें से आपको बताना है अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। तो मैं आपको कंफर्म कर दूं, जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा फ्रेंड्स वो सी होगा, क्योंकि आप कहीं भी अगर अपने वे से काम कर सकते हो तो भी आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हो, एंशिएंट वे के साथ में काम करते हो तो भी आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हो, क्योंकि आपको इसके लिए चाहिए होगा ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल एंड जो कि जॉब और आपकी मशीन और वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। सेफ्टी के रूल्स के पहले हम जानेंगे। जैसे कि आपको यहाँ कजन में दिखाया गया है, द मशीन हैज़ नो ब्रेन। मशीन सबसे बढ़िया इसमें आपको क्या लगा, मशीन कोई दिमाग नहीं लगती है, वो आप जैसे उसको यूज़ करोगे उसी तरीके से आपको वर्क आउटपुट देती है। जिस प्रकार आप इसमें इनपुट करोगे उसी तरीके से आपको आउटपुट मिलता है। तो इसी के साथ आपको पढ़ लेने हैं ये जो आपको दिखाए गए हैं 5 रूल है सेफ्टी को अवॉइड करने के, बेस्ट 5 रूल है जो कि मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेफ्टी एंड सेफ्टी एंड ऑफ अदर की, एंड अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, खुद जिम्मेदार हो। दूसरा है इफ़ यू आर नॉट ट्रेंड, यदि आप ट्रेंड नहीं हो किसी कार्य को करने के लिए तो तब तक आपको उस कार्य को नहीं करना जब तक आप उससे रिलेटिव पोटेंशियल हजार्डेस जो उससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं या फिर जहां आपको उसके बारे में क्या डिसएडवांटेज है नहीं पता हो, तो तब तक आप वो कार्य ना करें। तीसरा क्या है, ऑलवेज फॉलो द रूल। सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ भी आप जिस भी शॉप में जाते हो, कहीं भी वर्क प्लेस पर कार्य करने के लिए जाते हो, सबसे पहले आपको वहाँ के जो सेफ्टी रूल्स हैं क्या क्या वहाँ फॉलो किए जाते हैं और किस तरीके का वहाँ कार्य होता है और उनसे रिलेटेड जितने भी पीपीज हैं आपको वहाँ वो इम्प्लीमेंट करने हैं, वो सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। और चौथा है प्रैक्टिस गुड हाउसकीपिंग एंड हेल्प अवॉइडिंग टिप्स एंड फॉल्स ट्राई प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। पांचवा है बियर प्रॉपर पीपीज। ठीक है, जो भी आपके वर्क प्लेस पर पीपीज यूज किए जाते हैं, जैसा भी आपको कार्य दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पीपीज यूज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। और ह्यूमन फैक्टर के कारण क्यों, मतलब किस वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होते हैं, एक इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के कारण होते हैं। तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के कारण कौन कौन किस तरह से एक्सीडेंट हो सकते हैं? फैटिक, फैटिक का मतलब होता है थकान। स्ट्रेस मतलब यदि आप तनाव में हो तो भी एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हो। यदि आप टेकिंग शॉर्टकट, शॉर्टकट भी हो सकता है, मतलब कोई शॉर्टकट यदि आप लेते हो किसी कार्य करने के लिए तो भी एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हो। ठीक है, तीसरा होता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इसी तरह से लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की कमी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की कमी, यूजिंग इन अप्रोप्रिएट टूल्स। ठीक है, नॉट वियरिंग इन अप्रोप्रिएट पीपीज, नॉट फॉलोइंग वर्क प्रैक्टिस। इसी तरीके से ये होते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट और डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इनडायरेक्टली किस तरह से होते हैं, इनडायरेक्टली इस तरह से होते हैं, यदि आप
इसे शॉप फ्लोर से निकलते हुए जा रहे हो, ऊपर कोई बंदा काम कर रहा है, यदि आपको नहीं पता कि वहाँ मतलब बैरिगेटिंग है और आपको उसके अंदर नहीं जाना है तो आप चले जाते हो, तो ये होता है आपका इन्वॉल्वमेंट, इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी पता होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनरली द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ ए वाइस इज, इनमें से आमतौर पर जो हैंडल वाइस का जो हैंडल होता है उसकी लंबाई कितनी रखी जाती है? 1.5 टाइम्स जो नॉमिनल साइज ऑफ द वाइस, वाइस के नॉमिनल साइज से 1.5 गुना, नॉमिनल साइज से 2.5 गुना, नॉमिनल साइज से 3.5 गुना, नॉमिनल साइज से 5.5 गुना। तो इनमें से यदि आपने वाइस वगैरह का चैप्टर पढ़ा हुआ है, हैंड टूल्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आप इजीली बता सकते हो। यदि नहीं पढ़ा तो आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, यदि अभी तक आपने कैंपेन को ज्वाइन नहीं किया, कैंपेन में इनरोल नहीं हुए हो, तो आज ही कैंपेन को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चल लेते हैं, बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो आंसर होगा इसका 2.5 गुना होता है फ्रेंड्स। 2.5 गुना जो इसकी नॉमिनल साइज होता है बाइस का, उससे 2.5 गुना तक इसकी लेंथ हैंडल की रखी जाती है, जो कि MS का बना होता है। ठीक है, यदि आपने बेंच वाइज नहीं देखी, बेंच वाइज के कुछ पार्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये हैंडल हो गया, जैसे कि आपको हाइट दिखाई गई है, फिर 2.5 गुना होती है इसकी लेंथ की बाइस की। ठीक है, और इस स्पिंडल स्क्वायर और बटरस थ्रेड, इस स्पिंडल को आपको कौन सी थ्रेड देखने को मिलती है? बटरस थ्रेड। स्क्वायर भी हो सकती है, बटरस होती है। ज़्यादातर जो स्क्वायर जो थ्रेड होती है वो स्क्वायर होती है, और जो इसके बीच में रिप्लेसेबल नट होता है, इसलिए हमारा कॉपर या ब्रोंज का या कास्ट आयरन का हो सकता है। बेस जो होता है बॉडी वो हमारी कास्ट आयरन की होती है, जो कास्टिंग करके बनाई जाती है। ठीक है, इसकी जो हाइट अगर आपसे पूछी जाती है, बेंच वाइस की हाइट कितनी रखी जाती है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, 106 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट रखी जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी मैथोलॉजी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज यूज्ड टू गाइड टू टूल एंड होल्ड द जॉब इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में टूल को गाइड करने के लिए, जॉब को होल्ड करने के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए, इनमें से आप किस तरह का इक्विपमेंट या टूल्स या आपका फिक्चर्स वगैरह यूज करोगे? नंबर पहले ऑप्शन पे फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है हमारा गेज, बी ए हाउसिंग, सी जिग एंड डी फिक्चर। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसका जो आपको पूछा गया है इसमें ये हमें क्लियर पढ़ लेना है पहले। गाइड द टूल एंड होल्ड द जॉब, इसको हमें इजीली पढ़ना, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इसी में कई बार मेरे प्यारे फ्रेंड गलती कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। जिग एंड फिक्चर से ही क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हमने इसमें डाउट नहीं रखना है, डाउट को क्लियर करते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जिग होगा, क्योंकि जिग क्या काम करता है? वो टूल को गाइड करता है एंड जॉब को होल्ड करता है। ठीक है, ये आपको स्पीचलेस एक व्यू दिखाया गया है, जिग एंड फिक्चर के बीच में डिफरेंट, आपको देख के समझ आ गया होगा वैसे तो, और नहीं भी समझ आया तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिग्स जो कार्य करता है, जॉब को होल्ड करता है एंड टूल को गाइड भी करता है, जैसे कि आपके क्वेश्चंस में पूछा गया था। एंड फिक्चर क्या काम करता है? फिक्चर ओनली आपका काम करता है जॉब को होल्ड करने का। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से इजीली समझ में आ गया हो विद एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्प्लैश लुब्रिकेशन। स्प्लैश लुब्रिकेशन का इनमें से बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? तो मैं बात करते हैं स्प्लैश लुब्रिकेशन की। रिंग लुब्रिकेशन बेस्ट एग्जाम्पल है, लिक्विड लुब्रिकेशन बेस्ट एग्जाम्पल है, ग्रीस गन बेस्ट एग्जाम्पल है, या फिर पंप लुब्रिकेशन। इनमें से आपको बताना है स्प्लैश लुब्रिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है। तो चलिए बात करते हैं। रिंग जो लुब्रिकेशन होता है वो स्प्लैश लुब्रिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। किस तरीके से, एक बार हम उसको देख भी लेते हैं। रिंग लुब्रिकेशन में होता क्या है, एक शाफ्ट होती है, उसके ऊपर एक रिंग होती है जो कि ऑयल में आधी मतलब 1/4 भीगी हुई होती है। जब ये हमारी शाफ्ट टर्न करती है, घूमती है, तो इसके साथ में रिंग भी घूमती है, और रिंग पे जो ऑयल लगता है वो शाफ्ट को बार बार जो ऑयलिंग उसके ऊपर करता रहता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिंग लुब्रिकेशन का प्रोसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन टॉलरेंस इज गिवन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन इट इज कॉल्ड। इनमें से जो एक साइड की टॉलरेंस दी जाती है उसको क्या बोला जाता है? एक साइड में जो दी जाती है, टॉलरेंस सिस्टम बोला जाता है, अलाउंस सिस्टम बोला जाता है, यूनिलैटरल सिस्टम एंड बायलैटरल सिस्टम। आपको क्लियर कर देता हूँ, जो आपने दो तरह की टॉलरेंस पढ़ी होगी, एक यूनिलैटरल एक बायलैटरल। तो इस प्रकार आप एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करके ए और बी को वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो।
बचे सी एंड डी में से होता क्या है, यदि आपको इस तरह के एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। यू क्या होता है, एक साइड से आप किसी चीज को लेके जा रहे हो तो एक ही साइड हो गया, एक तरफा। बी में क्या होगा, बी में आपको दिख रहा है ना, दो टाइप के जीरो बी, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा याद कर सकते हो। तो ये हो गया बाइलेटरल दो, जिसमें प्लस माइनस दोनों में दी होती है। यूनिलेटरल मतलब ओनली माइनस में दी होती है। ठीक है, तो आइए एक बार क्लियर कर लेते हैं। इसको क्लियर करने के लिए मैं फ्रेंड्स ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, जैसे कि इसमें दिखाया प्लस माइनस में 0.0002 जो टॉलरेंस दी गई है इसकी। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई बायलैटरल टाइप की। यूनिलैटरल में क्या होता है, यूनिलैटरल में होता है हमारा एक साइड में प्लस प्लस में दी हुई है, माइनस में जीरो है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये हो गई हमारी यूनिलैटरल टाइप। तो बायलैटरल एंड यूनिलैटरल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील इज टू, नॉर्मलाइजिंग का जो प्रोसेस है, जो स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है, क्यों की जाती है, उसका क्या पर्पज है, यही इसमें पूछा गया है। ए ऑप्शन है रिमूव इंड्यूस्ड स्ट्रेस, जो आंतरिक विरूपण है उसको रिमूव करने के लिए। बी है रिमूव मशीनेबिलिटी। सी है सॉफ्टन द स्टील। एंड डी है इंक्रीज द टफनेस एंड रिड्यूस ब्रिटलनेस। ठीक है, तो आपको बताना है नॉर्मलाइजिंग का प्रोसेस अप्रोप्रिएट इनमें से आंसर कौन सा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे है बात कर लेते हैं। तो सॉरी, ए इज द करेक्ट आंसर। ए से होता क्या है, रिमूव इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस, तो उसके अंदर आंतरिक विरूपण आ जाते हैं हार्डनिंग के दौरान, उनको कम करने के लिए, रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होता क्या है और क्यों किया जाता है, दोनों पर विस्तार से बात करेंगे। Normalizing is a heat treatment process that is used to make a metal more ductile and tough, जो कि आंतरिक विरूपण मैकेनिकल जो हार्डनिंग प्रोसेस होता है उसके दौरान आ जाते हैं। नॉर्मलाइजिंग इन्वॉल्व होती है हीटिंग ए मटेरियल टू एन एलिवेटेड टेम्परेचर एंड देन अलाउइंग इट टू कूल बैक टू रूम टेम्परेचर। इसको जो हीट ट्रीटमेंट के बाद ठंडा किया जाता है, जो क्विंच किया जाता है, वो रूम टेम्परेचर पर किया जाता है। रूम टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए 20 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, वाई द एक्सपोजिंग इट टू रूम टेम्परेचर एंड एयर आफ्टर इट हीटेड, जो कि हीट किया हुआ पार्ट होता है उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के दौरान। इससे होता क्या है, टर्न रिड्यूस होती है, इट्स हार्डनेस को रिड्यूस होती है एंड डक्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये होता है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। अब यही आपकी बात दी गई है क्यों किया जाता है, इससे फायदा क्या होता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, हिंदी में आपको बता ही दिया है। जो इंटरनली विरूपण, आंतरिक विरूपण स्टील के अंदर आ जाते हैं हार्डनिंग के दौरान, जैसे ब्रिटलनेस का गुण होता है, ब्रिटलनेस का गुण और हार्डनेस हो जाती है, तो उसी को डक्टिलिटी में चेंज करने के लिए ये नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस किया जाता है। इससे होता क्या है, जो हमारे आंतरिक विरूपण होता है, स्ट्रेसेस होती है, तनाव होते हैं, उनको कम किया जाता है एंड मोर मशीनेबल जो हमारा मेटल है, स्टील है, उसको बनाया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लेथ हाफ सेंटर इज यूज। लेथ पर हाफ सेंटर जो यूज किया जाता है उसका क्या पर्पज है, क्यों हाफ सेंटर ही यूज किया जाता है, उसकी जगह लाइफ सेंटर या डेड सेंटर या आपका पाइप सेंटर यूज क्यों नहीं किया जाता, क्या पर्पज है लैब पे हाफ सेंटर यूज करने का। ठीक है, तो यही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया। ए ऑप्शन है टू टर्न द वर्कपीस को टर्न करने के लिए, टू टर्न लॉन्ग वर्कपीस, लंबे वर्कपीस को टर्न करने के लिए, बिकॉज इट इजी टू लुब्रिकेट द वर्कपीस। एंड डी ऑप्शन है टू फेस करने के लिए द वर्कपीस अप टू द एंड ऑफ द सेंटर हॉल तक वर्कपीस को फेस करने के लिए। आप इसमें से इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। ए ऑप्शन पूछा गया टू टर्न द वर्कपीस, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। बी टू टर्न लॉन्ग वर्कपीस, इसका भी कोई खास पर्पज नहीं हुआ। सी बिकॉज इट इजी टू लुब्रिकेट द वर्कपीस, तो ये भी कोई खास पर्पज नहीं हुआ। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होता है इसमें, अप्रोप्रिएट आंसर होता है डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फिर डायग्राम के साथ जान लेते हैं किस तरीके से होता है। यदि आप हाफ सेंटर लगा हुआ है, ठीक है, एक साइड में लाइफ सेंटर जिसका कोण 60 डिग्री होता है, एंगल जो पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री है, ये डॉग कैरियर के साथ, कैच प्लेट के साथ अटैच है। ठीक है, ये मैंडल है हमारा, मैंडल के ऊपर एक वर्क आपका माउंट किया हुआ है। ठीक है, इधर साइड में आपके टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में आपका हाफ सेंटर लग होल्ड किया गया है। ठीक है, तो हाफ सेंटर से बात हो क्या रहा है, फिनिश आप जब फेसिंग करते हो किसी भी जॉब की, तो होता क्या, पॉइंट तक फेस करने के लिए वर्कपीस को ये हाफ सेंटर का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको डायग्राम के साथ में इजिली समझ आ गया होगा। इसी प्रकार बात करते हैं आज के, आपने
8 नंबर क्वेश्चन पे 8वां क्वेश्चन है हमारा, इज सोल्डर्ड जॉइंट इज। सोल्डरिंग आपको पता ही होगा, एक प्रोसेस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो वही प्रोसेस पूछा गया। वीकर देन ब्रेजिंग, ये कमज़ोर होता है ब्रेजिंग से। एंड स्ट्रॉन्ग देन ब्रेजिंग, ब्रेजिंग से मजबूत होता है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग देन सिल्वर सोल्डरिंग, सिल्वर सोल्डरिंग से मजबूत होता है। एंड चौथा है हमारा स्ट्रॉन्ग देन वेल्डिंग, वेल्डिंग से मजबूत होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, सोल्डरिंग क्या है, ये सबसे कमज़ोर होता है इनसे, ठीक है। वीकर देन ब्रेजिंग। ब्रेजिंग प्रोसेस क्या होता है, ब्रेज आपने देखा ही होगा, टूल्स के ऊपर लेद टूल्स जो होते हैं उसके ऊपर आप कार्बाइड की टिप ब्रेज करा के लाते हो। तो ब्रेज में जो मटेरियल लगता है उसमें एक ब्रास की जो रोड होती है, तो वो उसके साथ जो ब्रास की रोड है आपको पिघलाकर उसके ऊपर से ब्रेजिंग की जाती है, ठीक है। वो अलग अलग तरह की आ सकती हैं। तो इसी प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वीकर देन ब्रेजिंग। तो सोल्डरिंग की बात कर लेते हैं, ये होता है हमारा सोल्डर। सोल्डर इज एन अलाई ऑफ टीन एंड लेड, जिसमें 60% 63% तक टीन होता है एंड 37% तक लेड होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 361 फ़ारेनहाइट, जो कि 450 डिग्री से कम पर की जाती है। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बीच में जो एक मतलब जो आप समझ सकते हो डिस्टेंस है या फिर बिटवीन इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका क्या है, एक आप इसको डिसएडवांटेज समझो या एडवांटेज समझो। सोल्डिंग जो है 450 डिग्री टेम्परेचर से डाउन टेम्परेचर पे की जाती है एंड ब्रेजिंग 450 से अप टेम्परेचर पे की जाती है। सोल्डिंग क्या है, मैकेनिकल पर नहीं कर सकते। सोल्डिंग का क्या है, आप इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के जो छोटे मोटे पार्ट है उन पर कर सकते हो, बट ब्रेजिंग क्या है, ब्रेजिंग ओनली मैकेनिकल पार्ट्स पर की जाती है, नॉट इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पर, ठीक है। सोल्डिंग पीसीबी में आप कंपोनेंट्स वगैरह को ऐड करते हो, जैसे आप कोई कंपोनेंट हो गया, ठीक है, तो पीसीबी के थ्रू आपके मोबाइल्स वगैरह या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उनमें सोल्डिंग के द्वारा पीसीबी तैयार होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा सीएनसी से है। विच मशीन इज यूज्ड फॉर फेस मिलिंग ऑपरेशन। फेस मिलिंग ऑपरेशन के लिए इनमें से आप किस तरह की मशीन यूज करोगे? सीएनसी लैथ मशीन, सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन, सीएनसी बीएमसी एंड सीएनसी वायर ईडीएम। तो इनमें से किस प्रकार की मशीन आप फेस मिलिंग ऑपरेशन के लिए यूज करोगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, सीएनसी लैथ का यूज करोगे, सीएनसी ग्राइंडिंग का, या सीएनसी बीएमसी का। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, बीएमसी की कई बार क्या है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, बीएमसी की फुल फॉर्म क्या है। बीएमसी की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, वर्टिकल मशीन सेंटर, जो इसकी अप्रोप्रिएट फुल फॉर्म होती है। एंड ईडीएम आपने देखा होगा 2 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर से कम के जो होल्स होते हैं आपके जो डाई है, डाइस वगैरह में, या फिर आपके कुछ मतलब जो आपके होते हैं ना, एक तरह से कोई सूक्ष्म मापी जो कंपोनेंट्स होते हैं, आपके सूक्ष्म कंपोनेंट होते हैं, प्रिसीजन कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें होल्स करने के लिए 1 mm 0.5 mm के होल करने के लिए ईडीएम का प्रयोग किया जाता है। ईडीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, ठीक है। इसमें जो एक रोड होती है, एक वायर कट वाली भी होती है, वायर कट ईडीएम होती है, एंड एक रोड होती है जिसमें ब्रास की रोड होती है। सो एक जो वायर कट होती है उसमें कॉपर की वायर होती है, एंड जो रोड वाली होती है उसमें ब्रास की रोड लगाई जाती है। ब्रास की जो एक पतली सी रोड होती है 1.5-2 mm की, उसके द्वारा लगाई जाती है, उसके द्वारा होल किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। फेस मिलिंग ऑपरेशन किया जाता है सीएनसी बीएमसी के द्वारा, ठीक है। तो सीएनसी बीएमसी इज द करेक्ट आंसर। सीएनसी के आपसे अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है, जैसे कि अभी फिटर का एग्जाम हुआ था 2019 में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीएनसी की फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन सीएनसी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी प्रकार आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिंबल इंडिकेटेड टू अप्लाई मंथली लुब्रिकेशन टू मशीन टूल्स। मशीन टूल्स में मंथली लुब्रिकेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? सर्कल यूज किया जाता है, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड हेक्सागन। तो आपको सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए, यदि आप किसी इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हो या फिर कहीं भी शॉप फ्लोर पर हो, अभी काम कर रहे हो, किसी मैकेनिकल लाइंस में काम कर रहे हो, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंबल सर बात करते हैं, जो मंथली पूछा गया, तो मंथली के लिए जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हमारा स्क्वायर होगा। और भी जान लेते हैं सर्कल का जो प्रयोग किया जाता है। सर्कल होता है हमारा डेली लुब्रिकेशन के लिए, डेली लुब्रिकेशन हो गया या डेली चेक हो गया। एंड ट्राइंगल जो होता है वो वीकली के लिए होता है, स्क्वायर जो होता है वो मंथली के लिए होता है। एंड ये जो होता है आपका हेक्सागन उपरोक्त में से आप किसी को भी बोल सकते हो, हाफ ईयरली बोल सकते हो या फिर ईयरली बोल सकते हो, ये अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप
आज के आपको टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज के जितने भी आने आपको क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर से एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हर बार पूछे जाते हैं। आई होप आगे भी पूछे जाएंगे। इसी तरह से कंटेंट प्रो आने के लिए और इसी तरीके से तैयारी करने के लिए बेस्ट लेवल के साथ, बेस्ट मेथड के साथ एंड बेस्ट कंटेंट के साथ बने रहें टेक्निकल कैंपेन के साथ। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आज ही ज्वाइन करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन।